हाय। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न बनता है पेपर 18 का, जिसमें कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न अलग तरीकों से भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक प्रश्न यह बनता है कि कहानी की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहानी के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, अथवा कहानी की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए कहानी के लोकप्रियता सर्वप्रियता के कारण बताइए, अथवा कहानी की विविध परिभाषाएं देकर कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा कहानी की लोकप्रियता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन और अर्वाचीन कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पुरानी और नई कहानी का अंतर बतलाते हुए कहानी के तत्वों पर एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए, अथवा कहानी की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए कहानी कला के तत्वों का परिचय दीजिए, अथवा कहानी को परिभाषित करते हुए पुरानी और नई कहानी का भेद बताइए, अथवा कहानी और उपन्यास का अंतर बतलाते हुए कहानी की तात्विक चर्चा कीजिए। इन इतने प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिनके लिए हमें पूर्व भूमिका, कहानी की विविध परिभाषाएं, कहानी की लोकप्रियता के प्रमुख कारण, कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी कला के तत्व, कहानी के विविध प्रकार, पुरानी और नई कहानी में अंतर, उपसंहार आदि मुद्दों को लेकर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आपको चलना है और उत्तर देना है। हम अब उत्तर की तरफ चलते हैं। कहानी सुनने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। मनुष्य बचपन से ही अपनी नानी या दादी से अनेक कहानियां सुनता आया है। वैदिक और लौकिक साहित्य में कहानियों का भंडार भरा है। संस्कृत में पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हुई है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता आदि ग्रंथों में वैष्णव भक्तों की चरित्रात्मक कहानियां संकलित है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आधुनिक काल के प्रथम चरण में हुआ है। कुछ आलोचक इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, परंतु कहानी कला की दृष्टि से यह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं कहानी की विविध परिभाषाएं। कहानी आधुनिक गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। हिंदी में इसके लिए गल्प, आख्यायिका आदि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अंग्रेजों में इसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई कहानी की परिभाषा को देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं
हिंदी, अंग्रेजी ऐसे अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार यहाँ पर कहानी की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम हिंदी के विद्वानों की परिभाषा को देखते हैं। तो उन्होंने अलग अलग कहा है, लेकिन उसे परिभाषित करने का अपनी दृष्टि से प्रयास किया है। अब देखें तो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है, ऐसा जैनेन्द्र कुमार कहते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कहानी की सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। बाबू गुलाब राय ने काव्य रूप में कहा है कि कहानी की परिभाषा देना उतना ही कठिन है जितना कि बिहारी की नायिका की तस्वीर खींचना, जो चतुर चितेरे का भी क्रूर बना देती है। अब देखते हैं अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पाश्चात्य समीक्षकों ने अथवा तो कहानीकारों ने कहानी की परिभाषा अपने अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दी है, जिसमें प्रोफेसर H.G. वेल्स ने कहा है कि कहानी वह कथा है, कहानी वह है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके। तो एडगर एलन पो ने कहा है कि एक बैठक में पढ़ी जाने वाली रचना जो है वह कहानी है। एलवी संजविच ने कहा है कि कहानी घुड़दौड़ के समान है जिसका आरंभ और अंत सर्वाधिक होता है। इस प्रकार यहाँ पश्चिम के आलोचकों ने अथवा तो कहानी लेखकों ने कहानी की संक्षिप्तता को अधिक महत्व दिया है। कहानी की लोकप्रियता के प्रमुख कारण आधुनिक साहित्य में कहानी ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहानी मानव की सहज उत्सुकता की प्रवृत्ति को शांत करने में सहायक होती है। इसका प्रभाव शीघ्रता से मानव की वृत्ति पर पड़ता है। यही इसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। लोकप्रियता के कारणों पर दृष्टिपात करते हुए हमारा ध्यान सामयिक परिस्थितियों पर भी जाता है। उपन्यास भी हमारी कुतूहल वृत्ति को शांत करता है और सीधा मनोवृत्ति को आंदोलित करता है, परंतु अपने विशाल रूप के कारण वह पढ़ने के लिए अधिक समय की अपेक्षा करता है। आधुनिक जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का है। कहानी इस इच्छा को सुगमता से पूरा करती है, अतः वह सर्वप्रिय होती जा रही है।
पत्र पत्रिकाओं के अपार विस्तार ने कहानी की सर्वप्रियता को बढ़ावा दिया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह बात कहानी के संबंध में भी कही जा सकती है। अधिक संख्या मनोरंजन की मांग के कारण मनोरंजन की मांग करती है। इस प्रकार अधिक संख्यक जनों वे अनुकूल होने के कारण कहानी अपनी लोकप्रियता का क्षेत्र विस्तृत करने में सफल हो गई है। संक्षिप्त में लोकप्रियता के मुख्य कारण क्या है यह बताते हैं कि कहानी का संबंध मनुष्य के बालकाल से होता है। कहानी आकार में छोटी होती है। कहानी के कथानक, संवाद, भाषा आदि में जटिलता नहीं होती। इसलिए सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। कहानियाँ प्रायः पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। पत्र पत्रिकाएं प्रायः सब लोग पढ़ते हैं। कहानी छोटी होने के कारण पढ़ने या सुनने के बाद याद रह जाती है। हम यह कह सकते हैं, इन सभी बातों से हम यह कह सकते हैं कि कहानी आज की सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्य की विधा है। कहानी और उपन्यास में अंतर। अब हम देखते हैं कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो कहानी और उपन्यास दोनों कथा साहित्य के रूप है, फिर भी दोनों में अनेक दृष्टियों से अंतर है। जैसे कि कहानी का आकार छोटा होता है, किंतु उपन्यास का फ्लेवर बहुत बड़ा होता है। कहानी की कथा वस्तु में जटिलता नहीं होती, जबकि उपन्यास की कथा वस्तु का फलक विशाल और जटिल होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उनकी मुख्य चारित्रिक विशेषताएं ही उद्घाटित होती है। इसके विपरीत उपन्यास में पात्र संख्या पर कोई बंधन नहीं होता। पात्रों का चरित्र चित्रण भी विस्तार से किया जाता है। कहानी के कथोपकथन, भाषा आदि में चुस्तता होती है, किंतु उपन्यास में कहीं कहीं शिथिलता भी आ जाती है। कहानी में आंशिक रूप से जीवन का अंकन होता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का निरूपण होता है। इस प्रकार देखें तो कहानी और उपन्यास में बहुत बड़ा अंतर है। अतः कहानी का छोटा उपन्यास अथवा उपन्यास को बड़ी कहानी कहना तर्कसंगत नहीं है। अब हम देखते हैं कहानी कला के तत्व। कहानी के तत्व वही होते हैं जो उपन्यास के हैं, परंतु विनियोग विधि में पर्याप्त अंतर है। सामान्यतः कहानी के जो तत्व स्वीकार किए गए हैं वे कथावस्तु, पात्रों, उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली,
और उद्देश्य। अब इन्हीं सभी तत्वों को हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। कथा वस्तु। तो कथा वस्तु कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। कथा वस्तु के दो भाग किए जा सकते हैं, कथा और विन्यास। कहानी में कथांश प्रायः संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। कहीं कहीं कहानियों में दोहरे कथानक के प्रयोग भी होते हैं, पर दोहरा कथानक कहानी के संविधान सौष्ठव में साधक सिद्ध होता है। वस्तु का समुचित विन्यास कहानीकार का लक्ष्य होना चाहिए। उत्तम कोटि की कहानी का प्रारंभ आकर्षक और अंत प्रभावपूर्ण होता है। कहानी में चरम सीमा का विशेष महत्व है। चरम सीमा पाठकों में कौतूहल बढ़ाती है। अब देखते हैं पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में विषय का प्रतिपादन कुछ पात्रों के माध्यम से होता है। कहानीकार को उनमें नामकरण और इनके रूप चित्रण के साथ चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन भी करना होता है। कहानी में चरित्र चित्रण के अनेक साधन अपनाए जाते हैं, जैसे स्वयं कहानीकार द्वारा वर्णनों के माध्यम से चरित्र चित्रण, जिसे प्रत्यक्ष प्रणाली भी कहा जाता है। संकेतों द्वारा जिसमें कहानीकार स्पष्ट चरित्रों का उद्घाटन न कर सके, सांकेतिक प्रणाली का आश्रय लेता है। पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा, जिसे नाटकीय प्रणाली कहा जाता है, घटना या क्रम कार्य व्यापार द्वारा चरित्र चित्रण। चरित्र विश्लेषण की भी 3 पद्धतियां हैं। निरपेक्ष विश्लेषण, जिसमें एक पात्र दूसरे पात्र का विश्लेषण करता है। आत्मविश्लेषण, जिसमें पात्र स्वयं अपना पात्र विश्लेषण करते हैं, अपने आप को विश्लेषण करते हैं। मानसिक ऊहापोह द्वारा चरित्र चित्रण कहानी में सब पद्धतियों में उपयोग होता है। अब हम देखते हैं संवाद। संवाद पात्रों की स्थिति पर प्रकाश डालने वाले, उनका चरित्रोद्घाटन करने वाले, कथा विकास में सहायता करने वाले और कहानी के वातावरण और प्रभाव की सृष्टि करने वाले होते हैं। संवाद की 3 शैलियों को स्वीकार किया गया है। पूर्ण नाटकीय प्रणाली, संवादों के बीच बीच में पात्रों की मुद्राओं का कथन, पात्रों की मुद्राओं और स्थितियों के साथ क्रिया व्यापार का विकास। कहानी में संवाद प्रायः संक्षिप्त, सरल और सटीक होते हैं। अब हम देखते हैं देशकाल और वातावरण।
देश काल और परिस्थिति के प्रभाव से कहानी अधिक स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी बन जाती है। वस्तुतः कहानी में जो आंचलिक रंग एवं वातावरण निर्मित किया जाता है वह अधिकांशतः पाठकों की भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। भाषा शैली। भाषा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को और विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। कहानी की भाषा में सरलता, स्वाभाविकता, रोचकता और संकेतात्मकता अपेक्षित होती है। सामान्य रूप में शैली के भी यह गुण है। रचना की प्रणालियाँ कथात्मक, आत्मचरित शैली, पत्रात्मक, डायरी शैली, नाटकीय शैली, मिश्रित शैली जैसी अलग अलग शैलियाँ हैं। अब हम देखते हैं उद्देश्य। प्रत्येक कला का अपना लक्ष्य होता है। कहानीकार का भी अपना लक्ष्य होता है। यही मानना कि केवल मनोरंजन प्रदान करना कहानीकार का लक्ष्य है, उसका अपमान है। जीवन और जगत के विविध रूपों का प्रकाशन और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसकी व्याख्या करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। यह जो तत्व हमने देखे वे सारे कहानी में विशेष या अल्प मात्रा में देखे जा सकते हैं। जिस तत्व की कहानी में प्रधानता होती है उसी के आधार पर उसके प्रकार का हमें संकेत मिलता है। अब हम देखते हैं कहानी के विविध प्रकार। कहानी के विविध प्रकारों का निर्णय अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है, परंतु प्रमुखतः दो दृष्टियों से ही कहानियों को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक, स्वरूप विधान की दृष्टि से और दो, विषय की दृष्टि से। अब हम स्वरूप विधान की दृष्टि से कहानी से अग्रांकित प्रकार निर्धारित किए गए हैं। घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी, जिसको भी 5 हिस्सों में बांटा गया है। ऐतिहासिक कहानी, सामयिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी और राजनीतिक कहानी और रोमानी कहानी। अब हम इन सभी को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की यानी कि घटना प्रधान कहानी जो है उस प्रकार की कहानियों में कथानक या घटनाओं के वर्णन
विवरणन की प्रधानता होती है। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था घटना प्रधान है। देखते हैं चरित्र प्रधान कहानी। जिस कहानी में लेखक की दृष्टि पात्रों के चरित्र चित्रण पर केंद्रित होती है, तो हमारा तो जन्मानु कहानी होती है, उसे चरित्र प्रधान कहानी कहा जाता है। प्रेमचंद जी की आत्माराम कौशिक जी की ताई आदि कहानियां चरित्र प्रधान कहानियां हैं। अब हम देखते हैं वातावरण प्रधान कहानियां। इस प्रकार की कहानियों में वातावरण का सजीव चित्रण किया जाता है। अज्ञे जी की प्रख्यात कहानी रोज इसका उदाहरण है। अब हम देखते हैं भाव प्रधान कहानी, जिसमें लेखक पात्रों के मनोभाव की अभिव्यक्ति करता है, उसे भाव प्रधान कहानी कहते हैं। प्रसाद जी की आकाशदीप, पुरस्कार आदि कहानियां इन वर्ग में आती है। विषय की दृष्टि से कहानियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, राजनीतिक कहानी, रोमानी कहानी और अंत में प्राचीन और अर्वाचीन कहानी में जो अंतर है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी को हम देखते हैं। ऐतिहासिक कहानी इस प्रकार की कहानियों में ऐतिहासिक घटनाओं, पात्रों, वातावरण आदि का रेखांकन होता है। प्रसाद जी तथा चतुरसेन शास्त्री की बहुत सी कहानियां ऐतिहासिक है। शास्त्री जी की दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी कहानी अत्यंत लोकप्रिय है। अब हम देखते हैं सामाजिक कहानी। हिंदी में सामाजिक संबंधों तथा समस्याओं पर अनेक कहानियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद जी की चर्चित कहानी कफन, जैनेन्द्र कुमार की पत्नी आदि इसी प्रकार की कहानियां हैं। मनोवैज्ञानिक कहानी मानव मन की विविध ग्रंथियों, दमित वासनाओं आदि का जो वर्णन करने वाली कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानी माना गया है। हिंदी में अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार आदि ने इस प्रकार की अनेक कहानियां लिखी हैं। उदाहरणार्थ शरणागत अज्ञे ने लिखी है, पाजेब ज्ञानेन्द्र कुमार ने लिखी है। ऐसी कई कहानियाँ उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक कहानी। इस प्रकार की कहानियों में राजनीति से संबंधित घटनाओं, पात्रों आदि का चित्रण होता है। हिंदी में इस दिशा में यशपाल, अश्क
आदि कहानीकारों ने विशिष्ट सफलता प्राप्त की है। अब हम देखते हैं रोमानी कहानी। इसमें प्रेम व्यापार का प्राधान्य होता है। प्रसाद जी की अनेक कहानियों में प्रेम और कर्तव्य का निरूपण हुआ मिलता है। अब हम देखते हैं प्राचीन यानी कि पुरानी और अर्वाचीन यानी कि नई कहानी में अंतर। मानव मन एवं वस्तु जगत की विविध मुद्राओं एवं भंगिमाओं को चित्रात्मकता का धरातल देने के क्रम में प्राचीन कहानी के इतिवृत्तात्मक कथन, तथ्य, निरूपण, वर्णन आदि से मुक्त होकर मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक सत्य के आधार पर नई कहानी व्यंजना एवं सांकेतिक अभिव्यक्ति वातावरण के कलात्मक चित्रण और शैली की विविधता से संपन्न हो सकी है। जीवन की सांस बन जाने के कारण उसके अंतर्गत विषयाभाव नहीं खटकता। इससे कहा जा सकता है कि पुरानी कहानी में चरित्र की ओर, नई कहानी में विश्लेषण की प्रधानता है। व्यस्त जीवन के बीच से प्रामाणिक एवं विश्वसनीय चरित्र की दृष्टि और भोगे हुए सत्य की व्यंजना आधुनिक कहानियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बाह्य वर्णन एवं स्थूल तथा सीधी और सपाट जीवन रेखा को उभारने की तुलना में आधुनिक कहानीकार अंतर्मन के गहन सत्यों को वाणी और शब्द देने में सफल हो सका है। रोचकता, मनोरंजन, कुतूहल, जिज्ञासा आदि से संपन्न प्राचीन कहानियाँ व्यस्त आधुनिक जीवन के सही तनाव, विविध संघर्षों और प्रामाणिक जीवन अनुभूतियों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने वाली आधुनिक कहानियों की तुलना में निस्तेज और हतप्रभ लगती है। स्वाभाविक और प्रामाणिकता जीवनाभूति, गहन चित्रांकन आधुनिक कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हिंदी में
नई कहानी का आंदोलन 1950 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ है। अतीत और भविष्य की तुलना में वर्तमान यथार्थ से जुड़ना और उसकी सही अभिव्यक्ति करना आधुनिक कहानीकार को अधिक उपयुक्त लगता है। संक्षेप में कहे तो संक्षेप में दोनों का अंतर हम प्रकट करना चाहे तो इस प्रकार हो सकता है। पुरानी कहानी में घटना की प्रधानता होती है। पुरानी कहानी में घटना की प्रधानता होती है, जबकि नई कहानी में चरित्र, वातावरण, प्रतीक आदि का प्राधान्य दिखाई देता है। अन्य देखें तो पुरानी कहानी के पात्र वर्ग पात्र है, किंतु नई कहानी में व्यक्ति पात्र को महत्व मिला है। नई कहानी में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है, जबकि पुरानी कहानी में नहीं होता। नई कहानी में विविध शैलियां हैं, परंतु पुरानी में उतनी नहीं होती। शैली वैविध्य की नई कहानी में अधिक है। नई कहानी टेबल टॉक जैसी लगती है, परंतु पुरानी कहानी वैसी नहीं लगती। इस प्रकार दोनों में अनेक दृष्टियों से अंतर है। अब हम उपसंहार के रूप में देखें तो कहानी का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य अति प्राचीन काल से कहानी कहता सुनता आया है, परंतु कहानी कला का वास्तविक दृष्टि से विकास आधुनिक काल में हुआ है। हिंदी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहानी का विकास अनेक दिशाओं में हुआ और हो रहा है। नई कहानी अनेक रूपों में परिलक्षित हो रही है और साहित्य के अन्य रूपों में बहुत आगे निकल गई है। इस प्रकार यहाँ पर हमने कहानी की परिभाषा देखी, कहानी और उपन्यास में कहानी की लोकप्रियता देखी, फिर कहानी और उपन्यास में अंतर देखा, कहानी कला के तत्व देखे, फिर देखा हमने कहानी के विविध रूप देखे, फिर हमने प्राचीन और अर्वाचीन कहानी में अंतर देखा और अंत में
उपसंहार देखा। यह सारी बात इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत आती है और आगे मैंने बताया वैसे इसके समस्त उत्तर हमें पता चल गए। जो भी यह प्रश्न 8-10 तरीकों से पूछा जाता है उसका उत्तर हमें पता चल गया। इसी प्रकार से हमें इसी तरह से यह प्रश्न जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है उसमें इसी तरह से इसी प्रश्न के मुद्दों को लेकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और यहाँ पर मैं इस प्रश्न को पूर्णता प्रदान करने जा रही हूँ। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।